लास्ट टाइम रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स किए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा गोल है वो रहेगा आपका, हाँ, तो हम कैटेगोरिकल डेटा से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा में डिफरेंस तो बता चुका हूँ, राइट। सो न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है। न्यूमेरिकल डेटा जिसके अंदर हम नंबर्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं, कैटेगोरिकल जिसके अंदर हम कैटेगरीज की बात करते हैं। ठीक है, नंबर्स की बात करने का मतलब जो मेन डिफरेंस है कि भाई न्यूमेरिकल पे मैं कैलकुलेशंस वगैरह कर सकता हूँ, जो कैटेगोरिकल है उसके बेसिस पे मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ चीजों की। ठीक है, हाँ, तो आज हम कैटेगोरिकल डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी पार्ट सीखे वो सारे न्यूमेरिकल वाले थे, राइट। इस बार हम कैटेगोरिकल को देखेंगे। ठीक है, कैटेगोरिकल पे आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत लाइक यू कैन से बहुत इन डेप्थ एनालिसिस कैटेगोरिकल पे पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, जो चीजें पॉसिबल है उसकी बात करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ काउंट्स, प्रपोर्शंस और ग्रुप स्टैट्स की बात करते हैं इस केस में। ठीक है, काउंट्स, प्रपोर्शंस एंड ग्रुप स्टैट्स। काउंट काउंट सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक मिलेगा आपको ये वाला, ग्रुप स्टैट्स। ठीक है, तो काफी सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। काउंट्स, आप किसी भी चीज को काउंट कर रहे हो सिंपली। ठीक है, कि भाई लेट्स से रीजन वाइज मेरे पास सेल्स डेटा था, तो इस रीजन से इतने ऑर्डर्स आए, इस रीजन से इतने ऑर्डर्स आए, इस रीजन से इतने ऑर्डर्स आए। ठीक है, दिस इज काउंट वाला पार्ट। ठीक है, जब मैं प्रोपोर्शंस की बात करता हूँ तो दैट इज बेसिकली मेरा उसकी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना उसे। ठीक है, कि मान लो मेरे पास टोटल 1000 ऑर्डर थे एंड उसमें से 350 ऑर्डर मेरे पास नॉर्थ से आए, तो 35% नॉर्थ का हो गया, दैट इज पोर्शंस। ठीक है, एंड प्रोपोर्शंस को हम यूजुअली परसेंटेज में नहीं, रेशियोज में मेजर करते हैं। ठीक है, सो इट विल बी 0.35 का रेशियो। ठीक है, प्रोपोर्शन विल बी 0.35। ठीक है ना, टोटल 1000 ऑर्डर थे, 350, हाँ 0.35 होगा। ठीक है, इस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, काफी सिंपल सी चीजें हैं। इसके बाद जो ग्रुप स्टैट्स है वो और सिंपल है। ठीक है, ग्रुप स्टैट्स का क्या मतलब है कि भाई मैं ना मल्टीपल कैटेगरीज के मल्टीपल कैटेगोरिकल वेरिएबल लेके किसी एक न्यूमेरिकल वेरिएबल को एनालाइज कर रहा हूँ। गेटिंग योर पॉइंट। बेसिक मतलब क्या हो गया कि भाई मान लो मेरे पास ना टिप्स का डेटा सेट था। ठीक है, उसके अंदर लेट्स से कोई भी दो कैटेगोरिकल वेरिएबल में लेता हूँ। पहला मैंने ले लिया लेट्स से कि भाई पर्सन जो था वो स्मोकर था या नहीं था। ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया सकते ब्रेकफास्ट करने आया था, डिनर करने आया था। ठीक है, तो ये ले लिया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं टोटल बिल या टिप की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैंने 3 वेरिएबल लिए, स्मोकर, ब्रेकफास्ट मतलब टाइम ऑफ द डिनर, ब्रेकफास्ट डिनर एंड सेल्स, और सेल्स क्या, सॉरी टिप। ठीक है, ग्रुप सेट्स बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई मैं इनके कॉम्बिनेशंस के हिसाब से टिप्स को एनालाइज करूंगा कि भाई ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो कि स्मोकर है वो ब्रेकफास्ट करने आ रहा है तो कितनी टिप देके जा रहा है, तो कितनी देके जा रहा है, कंपेयर टू एक नॉन स्मोकर है वो ब्रेकफास्ट में कितनी टिप दे रहा है, डिनर में कितनी टिप दे रहा है। ये होता है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप स्टैट्स, कॉम्बिनेशन बना के एनालाइज करना। ठीक है, सिंपल है, इजी है, कुछ लिखना है इसका। ठीक है, क्योंकि कैटेगोरिकल पे हम इतनी ही चीजें कर सकते हैं, कैटेगोरिकल में बहुत ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है। ठीक है, अब जो मैं प्रोपोर्शंस की या फिर काउंट्स की बात करी थी वो वाली चीजें एक्चुअली आपकी ग्रुप स्टैट्स के साथ भी वर्क करती हैं। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक डे का टिप का कलेक्शन आया। ठीक है, मैं एक्चुअली उसमें से काउंट देखना चाहूंगा कि भाई कितना अमाउंट ऑफ टिप एक स्मोकर ने ब्रेकफास्ट करते हुए दिया या फिर एक नॉन स्मोकर ने डिनर करते हुए दिया। ठीक है, वो देखना चाहूंगा, तो दैट इज काउंट्स। ठीक है, सिमिलर केस में सिमिलर तरीके से मेरे पास प्रोपोर्शंस आते हैं कि भाई कितने परसेंट यहाँ से आ रहा है, कितने परसेंट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इन तीनों को जब भी मैं एक टॉपिक करवाता हूँ तो उसमें 2-3 टॉपिक सब टॉपिक्स होते हैं, वो सारे ना कंबाइन होकर यूज होते हैं हमेशा। ठीक है, ऑन इट्स ओन कभी यूज नहीं होते। ठीक है ना, ये था हमारे पास जब मैं कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर बात करता हूँ। इतना ही पार्ट है। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आउटलायर्स एंड मिसिंग डेटा के बारे में। मिसिंग डेटा एंड आउटलायर्स, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मिसिंग डेटा की बात करते हैं, थोड़ा सिंपलर है, ठीक है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रॉपर फॉर्मुलाज वगैरह आएंगे, ठीक है। ठीक है। गिव मी सेकंड, एक सेकंड देना मेरे को। ओके, तो अब सबसे पहले मिसिंग डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं मिसिंग डेटा की बात करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास क्या आता है कि भाई मेरे पास ना 3 कैटेगरीज ऑफ मिसिंग डेटा आता है। देखो, मिसिंग डेटा फाइंड आउट कैसे करना है वो तो आप एक्सेल से भी कर सकते हो, पावर बीआई में भी पता लग जाता है, पावर बीआई एडिटर से भी पता लग जाता है, ठीक है। मिसिंग डेटा फाइंड आउट करना इज नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है ना, उसको फिल करना बहुत ज्यादा बड़ी डील है, राइट। किस तरीके से किया जाता है, जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैं कंसेप्चुअली देखता हूँ तो भाई मैं अगर मिसिंग डेटा फाइंड करूंगा अपने डेटा के अंदर, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करूंगा, मेरे को काउंट दे देगा, ठीक है। मान लो मेरे पास 3-4 कॉलम्स के अंदर मिसिंग डेटा था, एक के अंदर 2-3 रोज मिसिंग थी, एक के अंदर 30-40 रोज मिसिंग थी, एक के अंदर 70-80 रोज मिसिंग थी, 70-80 वैल्यूज मिसिंग थी, ठीक है। 3 कैटेगरीज आ गई। अब जो मैं बोल रहा हूँ 70-80, 1-2, 20-30, ये सेंस नहीं बनाता। सेंस क्यों नहीं बनाता? मतलब ये नंबर जो मैं बोल रहा हूँ इसका एक्चुअल कुछ मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है बताओ, सोच सकते हो? बेसिकली क्योंकि मुझे डेटा का साइज नहीं पता अपने, गेटिंग योर पॉइंट, कि भाई मान लो डेटा ही 100 रोज का है, 70-80 गायब है ना, या फिर मेरे पास डेटा 1 करोड़ रोज का है तो उसमें 70-80 गायब है, फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। तो काउंट से बेटर तरीका रहता है प्रोपोर्शंस देखना इसमें, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द डेटा मिसिंग कितना है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इसको, ठीक है। 5 से मतलब 0 से लेके 10% की एक कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। फिर देन ऑलमोस्ट 10 से लेके 40, 45, 50 तक की कैटेगरी मान लो एक, ठीक है। एक देन 50 प्लस वाली कैटेगरी हो गई, ठीक है। यूजुअली इसको आप देखोगे कि बहुत कम मिसिंग है, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिसिंग है एंड बहुत ज्यादा मिसिंग है, ठीक है। बहुत कम जब मिसिंग होता है तो मैं उसको छेड़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि उससे मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड बहुत कम यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1-2% डेटा की, ठीक है। इसमें ना मतलब जो ये कैटेगरीज मैंने बताई है ना, कोई ऐसे प्री डिफाइंड कैटेगरीज नहीं है, करिए पॉइंट की ऐसा कुछ ये नहीं है कि इस पे यही करना है, इस पे यही करना है। इट्स बेसिकली अप टू यू, ठीक है, कि भाई कितने परसेंट तक डेटा मिसिंग होना आपको एक्सेप्टेबल है, करिए पॉइंट। जो भी पर्सन है या जो भी हम टास्क कर रहे हैं उस पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है इसका, ठीक है। तो यूजुअली एज अ बिजनेस एनालिटिक्स जब हम देखते हैं तो जो डेटा मिसिंग होता है, ठीक है, 2-3% अगर डेटा मिसिंग है तो मैं उसको इग्नोर ही कर देता हूँ, ठीक है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता मेरे को। मेरा बिजनेस एनालिटिक्स में ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है जिससे उस चीज से जिसपे फर्क पड़ सकता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अब जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है 10%, 20% मिसिंग डेटा है, ठीक है, 30% मिसिंग डेटा है, राइट। जब इस परसेंटेज में मेरे पास डेटा मिसिंग होता है तो मैं उसको फिलअप करता हूँ, ठीक है। एंड फिलअप करने के लिए भी मेरे को ये देखना पड़ता है कि एक तो भाई लाइक मैक्सिमम डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, 70 से 80% डेटा प्रेजेंट होना चाहिए पहले, ठीक है। दूसरी चीज, जो मैं फिलअप कर रहा हूँ ना वो एक्चुअली सेंस बनाना चाहिए, गेटिंग पॉइंट। हर रैंडम कुछ भी नहीं डाल सकते, सेंस बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एज का कोई कॉलम था मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास 20-30% डेटा मिसिंग था, ठीक है। तो अब एज को मैं किस तरीके से फिल कर सकता हूँ, मैं देखूंगा कि भाई जो मोस्ट अकरिंग एज है उससे फिल कर दूं, बट उससे मैं डेटा में बायसनेस आएगी, मेरा डेटा उस एज को फेवर करने लग जाएगा, हाँ, अकरेंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है मेरे पास, मीन से भर दूं, एवरेज से भर दूं, बट एवरेज से कैसे भरूंगा, एवरेज तो पॉइंट पे चली जाएगी, मेरे को उसको राउंड ऑफ करना है, क्या करना है, डजंट मैटर, मेरे को समझ ही नहीं आएगा। एंड एवरेज के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत है
कि भाई मान लो मैं बच्चों को डेटा कलेक्ट कर रहा था, ठीक है, एवरेज निकाला ज्यादा आ गया। हाँ एवरेज निकाला बहुत ज्यादा आ गया क्योंकि एक दो आउटलायर्स से, हाँ। मान लो कहीं पे 10 टाइप करना था, किसी ने 100 टाइप कर रखा है, तो उससे एवरेज ये जी 20-22 पे खिंच गई, हाँ, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे आउटलायर्स का बहुत ज्यादा पंगा है। तो सबसे सेफेस्ट बेट एज की केस में रहती है मीडियन, मीडियन के लिए, ठीक है, कि भाई जो सेंट्रल एज है उसके हिसाब से फिलअप कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि सेंट्रल एज के हिसाब से जब मैं फिलअप कर रहा हूँ, तो पहली चीज मेरे पास, आपको पता है कि मीडियन आउटलायर फ्री होता है, आउटलायर को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं मीडियन पे, तो वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉड जो था वो बायसनेस क्रिएट कर रहा था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन जब मैं भर रहा हूँ कि भाई आधे इधर है आधे इधर है, जब मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन भर रहा हूँ तब तो बायसनेस आएगी ही नहीं, क्यों एग्जैक्ट सेंटर डाल रहा हूँ मैं, न्यूट्रल वैल्यूज डाल रहा हूँ बेसिकली, हाँ। राइट। तो इस तरीके से मैं इसको फिलअप कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं। भाई मेरे पास 50%, 60%, 70% डेटा मिसिंग है, तो मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है कुछ उसमें, बचा ही नहीं, डेटा ही है तो ना। बचा है। हाँ, तो ऐसे वेरिएबल्स को स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स को यूज नहीं करते, डेटा ही यूज नहीं करते। डेटा ही वो वाला यूज नहीं करते हम। ठीक है। मान लो जैसे हमने टाइटैनिक का एक डेटा सेट था, उसके अंदर एम्बार्क्ड करके एक मेरे पास कॉलम था, उसके अंदर ऑलमोस्ट 80% डेटा मिसिंग था। एम्बार्क का बेसिकली मतलब होता है कि कौन सा पर्सन किस गेट से अंदर आया शिप के, ठीक है। ठीक है। ऑलमोस्ट 80% डेटा मिसिंग था, तो इस केस में उसको फिर डिलीट ही करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि 80% ऑफ द डेटा मैं फिल नहीं कर सकता, क्योंकि 80% ऑफ डेटा किसके बेसिस पे फिल करूंगा, मतलब मैक्सिमम डेटा प्रेजेंट हो तब थोड़ा बहुत फिल कर सकता हूँ, हाँ। बट मैक्सिमम ही गायब है, तो पूरा फिल नहीं fill कर सकते। पूरा फिल कर नहीं सकते। बेसिकली अगर मैं इस केस में भी डेटा फिल कर रहा हूँ, तो फिर वो वही मतलब हो गया कि मैंने एक रैंडम अपना कॉलम बनाया, उसमें रैंडम वैल्यूज डाल दी, हाँ, डेटा ही खराब हो डेटा जाएगा। खराब हो जाएगा जब उससे, उसमें आएगा हाँ तो सही है गलत है आप कुछ जज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये होता है मिसिंग डेटा कंसेप्ट। ओके। कुछ लिखना है इसमें? हाँ, लिखना है। अच्छा, लिख लो, फिर आगे बताते हैं। एक्सेल का तो प्रोजेक्ट और पड़ा हो गया आपके पास? एक्सेल का प्रोजेक्ट और? हाँ, वो तो हाँ लिया था। बहुत सारे मिल जाएंगे, दे दो मेरे को। भेज मैं दूंगा। वापस से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब से उससे यूट्यूब का मैंने सिर्फ पूछा है इंग्लिश में, हाँ, मैं वापस से बोल जाऊंगी वरना फिर सारा का सारा। गॉट इट, मैं भेज दूंगा, नो इश्यू। 3 टास्क बताए थे आपने, जिसमें था 1 मिलियन, जिसमें नहीं आपने नहीं, ये तो डेटा को फिल करने के तरीके हैं, हुँ, ये तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस की बेसिस पे फिल हाँ, करते हैं, तो हाँ। अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है, हुँ। इनको नोट डाउन करने का पॉइंट नहीं है। जो तीन कैटेगरी 10% 20% जो आपने बोला था हाँ, उसके हिसाब से ना? ठीक दो है। तीन परसेंट वाला हो गया, हुँ, ठीक है, अब तो 5-10%, 10% मान लो, हुँ। ठीक है। फिर एक थोड़ा ये 20-30-40% वाला हो गया, 20 टू 40% लिखूँ? 20-40%। मैंने बताया ना कि इसका कुछ ऐसा एग्जैक्ट रेंज नहीं है, अराउंड आपके कर ऊपर है, ले लो, हाँ अराउंड अराउंड वाली बात है, एग्जांपल के तौर पे, वही, ठीक है। ठीक है। और लास्ट विल, जो लास्ट वाला है वो तो लाइक डिफाइंड है हुँ, कि मोर देन 50% हो गया वो, अच्छा। कि जब मेरे पास मैक्सिमम डेटा मिसिंग है, आधा आधा डेटा ही नहीं है, हाँ, ठीक है, हो गया। ठीक है। हुँ, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास, वो रहते हैं आउटलायर्स डिटेक्ट करना, हुँ, ठीक है। आउटलायर्स कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं? आउटलायर्स हम देखो, अभी तक हमने जितना भी स्टार्ट में पढ़ा आउटलायर्स के बारे में, हुँ, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि हम ये देख सकते हैं स्क्यूनेस कर्टोसिस से कि आउटलायर्स हैं या नहीं है तो बहुत सारे हैं, बहुत थोड़े से क्या हैं, काम है? हाँ, हाँ ये सब देख सकते हैं, ठीक है। इनसे बचा कैसे जा सकता है वो देख सकते हैं, हुँ, ठीक है। बट देयर शुड बी अ वे जिससे मैं एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकूं भाई ये वैल्यू आउटलायर है, पता लग जाएगी इसकी वजह से डेटा में हाँ। प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक अगर मेरे को ऐसी वैल्यूज पता लग गई कि भाई ये वैल्यूज आउटलायर है, तो मैं उसको सीधे डिलीट कर दूंगा, मेरा डेटा आउटलायर फ्री हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो टू गेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आउटलायर्स, एग्जैक्ट डेटा जो आउटलायर है, हुँ, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ठीक ठीक है। एक होता है हमारे पास जी स्कोर, है, जी स्कोर, मतलब जेड स्कोर, लिखने में जेड स्कोर आता है, ठीक, उसको जी स्कोर जी बोला स्कोर, जाता है, ठीक ठीक है। है, ठीक है। दूसरा आता है मेरे पास आईक्यूआर रूल्स, आईक्यूआर रूल्स, आईक्यूआर आईक्यू तो पढ़ा है हमने, आईक्यूआर पढ़ा है, वो निकालने का तरीका, उसी के बेसिस पे हम आउटलायर्स को एक्चुअली डिटेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। हुँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्कोर के बारे में, ठीक है। ठीक है। जी स्कोर इज बेसिकली अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हुँ, ठीक है। अ, इसका मैं अगर फॉर्मूला बताऊँ आपको, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जी स्कोर, हुँ, ठीक है।
लिख लो इसे। Stats में और कोई बैच भी चल रही है? स्टैट्स का पंकज का तो अलग स्टैट्स है, उसको तो काउंट ही तो- नहीं कर रही मैं। नहीं वही वाले स्टैट्स चल रहे हैं आपके हम वाला। दोनों का सेम स्टैट चल रहा है। नहीं बता रहा हूँ कि जो और बैच भी चल रहे हैं वो पंकज जी वाला जो स्टैट्स है उसी के चल रहे हैं, उसी के साथ बिजनेस एनालिटिक्स वाले स्टैट्स के और नहीं है। स्टैट्स का। हाँ मतलब अलग अलग मानोगे, टॉपिक तो देखो सेम ही है, हाँ बस वो कोड भी करते हैं साथ में, आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते हो। थ्योरी हाँ बात है। वो वाला डिफरेंस आ जाता है बस। ये कैसे ठीक फॉर्मूला? है ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि भाई ZI इज माई Z स्कोर, ठीक है, XI वो पॉइंट जिसके लिए मैं Z स्कोर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, डेटा का पॉइंट हो गया XI। X बार इज द मीन ऑफ होल डेटा, ठीक है, एंड अपॉन S इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। ठीक है। अब इससे आपको फॉर्मूला देख के पता लग रहा होगा कि भाई हर एक डेटा पॉइंट के लिए एक Z स्कोर की वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि हर एक डेटा पॉइंट के लिए मैं एक Z स्कोर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन का तरीका क्या है कि भाई अगर किसी भी डेटा पॉइंट के लिए जो Z स्कोर की वैल्यू है वो या तो 3 से बड़ी आ जाए, ठीक है, या -3 से छोटी आ जाए, ओके, तो दैट इज कंसिडर्ड एन आउटलायर, ओके, ठीक है। -3 से 3 की रेंज हमारी मेन डेटा की रेंज होती है, एंड मतलब उसके बाहर वाले सारे आउटलायर्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। एंड Z स्कोर की जो कैलकुलेशन है वो एक्चुअली इतनी ज्यादा प्रिसाइज है कि जब आप प्लॉटिंग करते हो ना तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो कि भाई दिख रहा है आपको आउटलायर है, बट Z स्कोर ने नहीं बताया उसे। Z स्कोर की कैलकुलेशन काफी ज्यादा प्रिसाइज होती है, इसलिए Z स्कोर ही यूज किया जाता है जब भी आपको आउटलायर्स चेक करने हैं ना। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, हाँ, ठीक है। अब इसका रीजन भी है कि भाई इसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी क्यों है, बट उस वाले रीजन में नहीं जाते हैं, वो फिर थोड़ा ज्यादा मैथ हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली Z स्कोर, ठीक है। पहला वे तो ये हो गया इंटरव्यू। हाँ इसकी वो लिख लिया -3 वाला, -3 ना? हाँ वो तो लिख लो ना, -3 to between 3। -3 से 3 के बीच में मेरे मेन डेटा पॉइंट्स होते हैं, इसके बाहर आउटलायर सारे, यार जैसे मेन तो वही है, फॉर्मूला तो नहीं भी लिखता तब भी चल जाता। ये आउटलायर, ठीक है। एक मिनट, क्या लिखा है आपने? -3 to between 3 हाँ इज मेन आउटलायर ना, उसी के बीच में आउटलायर होते हैं ना। उसके बाहर आउटलायर होते हैं, उसके बीच में डेटा पॉइंट्स होते हैं। -3 to 3 के बाहर जितने भी वैल्यूज या नंबर्स हैं हाँ वो आउटलायर्स होते हाँ हैं, ठीक है। ऐसे डेटा पॉइंट जिनका Z स्कोर -3 से 3 के बीच में नहीं आ रहा वो एक आउटलायर है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। कोई डाउट नहीं? दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास IQR रूल्स का, ठीक है। अब IQR निकालना आपको पता है, हाँ, IQR का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, हम्म, ठीक है। जो IQR रूल्स होते हैं वो बेसिकली स्टेट करते हैं कि भाई हम ना मैथमेटिकली एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड निकालते हैं, जैसे Z स्कोर में भी -3 और 3 था, इसमें भी हर एक डेटा के हिसाब से अब चेंज होती है वैल्यूज, एक लोअर बाउंड होता है एक अपर बाउंड आता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो लोअर बाउंड से नीचे है या अपर बाउंड से ऊपर है उसको एक आउटलायर कंसीडर किया जाता है, ओके, IQR में, ठीक है। इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, बेसिकली मैं Q1 में से 1.5 टाइम्स ऑफ IQR माइनस कर देता हूँ ठीक है, फॉर लोअर बाउंड, दिखाई देता हूँ आपको, लिख लो आप, ये होता है ये IQR का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद लोअर बाउंड इज Q1 - 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, ठीक है, एंड अपर बाउंड इज Q3 + 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। प्लस होता है ऐसे माइनस। हाँ लोअर बाउंड नीचे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, अपर बाउंड में अपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। लिख लो एक बार ये भी, एंड बेसिक सर यही है कि भाई कोई भी डेटा पॉइंट लोअर बाउंड के नीचे है वो एक आउटलायर है, अपर बाउंड के ऊपर है वो एक आउटलायर है, ठीक है। अब इसमें ना प्रॉब्लम ये आती है कि IQR किसके ऊपर बेस्ड है? मीडियन के ऊपर बेस्ड है ना। Q1 Q2 Q3 हम मीडियन के बेसिस पे निकालते हैं, तो IQR मेरा मीडियन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और मीडियन की एक प्रॉपर्टी क्या है कि उसका आउटलायर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना। तो इस मेथड से हम डेफिनेटली आउटलायर्स निकाल तो सकते हैं,
बट क्योंकि मेरा आईक्यू और मीडियन के ऊपर बेस्ड होता है, मीडियन का आउटलायर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। accuracy का हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ना मेरे को बहुत सारे जो मेरे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं उनको भी आउटलायर बोल देता है। ठीक ठीक है। है, अगर मैं प्रैक्टिकली दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर जी स्कोर ने मेरे को 20 आउटलायर बताए थे, ठीक जो कि मैंने जब प्लॉट करके देखा, तो मैं एक प्लॉटिंग भी दिखाई देता हूँ ना आपको। मतलब एक्यूरेसी जी स्कोर के ज्यादा है कंपेयर टू आईक्यू। यू कैन नॉट से एक्यूरेसी, टेक्निकल टर्म क्या बनेगा, वही मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए टेक्निकल टर्म क्या बनेगा। एक्यूरेसी कह लो, ये कह लो कि डिटेक्ट अच्छे से कर पाता है वो, हाँ, कौन सा पॉइंट वो है या नहीं है, वो डिटेक्शन अच्छे से कर पाता है। क्योंकि एक्यूरेसी ना बहुत ज्यादा वेग टर्म है। ठीक है, मान लो मेरे डेटा में 20 आउटलायर है, ठीक है, जी स्कोर ने 20 बताए, हाँ, आईक्यूआर ने 126 बताए, ठीक है। ठीक है। इन 126 में जो 20 मेरे आउटलायर थे वो तो आएंगे ही आएंगे ना, हाँ, वो तो है ही है। उसके अलावा डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा दे रहा है, फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता है। तो मेनली बेसिकली आउटलायर्स फाइंड करने के लिए जी जी स्कोर स्कोर यूज का किया यूज जाता होता है, बिल्कुल। है। तरीके तो है लेकिन यूज सिर्फ वही किया जाता है। तो पता आइडिया ऐसे फालतू है। हाँ, बेसिकली कह सकते हो। एक सेकंड, देखो मेरे पास मैं कोड वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, कोड से आपको बहुत ज्यादा ठीक है। देखना नहीं है, ठीक है, रिजल्ट देखेंगे सिर्फ हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बेसिकली सबसे पहले जी स्कोर कैलकुलेट किया था, ठीक है। ठीक है। तो एक मेरे पास डेटा था, उसके ऊपर जब मैंने जी स्कोर कैलकुलेट किया एंड तो उसने मेरे को बताया कि भाई ये वाले जो पॉइंट्स है वो ये आउटलायर। सारे मेरे आउटलायर्स है, ठीक है। ठीक है। ये वाले सारे पॉइंट्स मेरे आउटलायर्स थे, तो टोटल 20 आउटलायर्स थे, ठीक है। ठीक है। और जब मैंने इसको प्लॉट किया तो मैं वेरीफाई भी कर पा रहा हूँ कि भाई मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे लाइन डालना चाहूंगा आउटलायर को अवॉइड करने के लिए, है ना। क्योंकि थोड़ा बहुत तो फेयर ऊपर नीचे हो गई, ज्यादा लोग फर्स्ट क्लास में नहीं जाते, ज्यादा लोग थर्ड क्लास में होंगे तो नीचे बहुत ज्यादा डेंस है, इसलिए थोड़ा सा फेयर तो बढ़ेगा ही फर्स्ट क्लास के कंपेरेटिवली, है ना। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे लाइन डालना चाहूंगा, राइट, मैक्सिमम आउटलायर इससे निकल हट जाएंगे, ठीक है। एंड अब इस लाइन के ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूं, पॉइंट्स गिन लूं, तो 20 पॉइंट आ रहे हैं एग्जैक्ट, ठीक है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 आउटलायर्स हमारे बच रहे हैं। हाँ, ठीक है। वही जी स्कोर ने प्रॉपरली 20 बताए हैं, ये पॉइंट वही वाला है, समझ गए। ठीक है। ठीक है। बट सेम डेटा के ऊपर जब मैंने आईक्यू और रूल से आउटलायर्स निकाले तो इसने मेरे को 116 आउटलायर्स दिए, ये मेरे को $69 भी आउटलायर में डाल रहा है। 69 अगर मैं चार्ट पे देखूं, समथिंग यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसने बस जो बहुत ज्यादा डेंस एरिया है इसको डेटा में रखा, बाकी जितने भी स्पार्स हो रहे हैं, जितने भी इससे दूर जा रहे हैं, सबको आउटलायर बोल दिया। दैट इज द प्रॉब्लम, हाँ, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको ज्यादा यूज किया जाता है कंपेयर टू आउटलायर्स, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, हाँ, कोई डाउट फिलहाल तो नहीं सर, फिलहाल तो नहीं, ठीक है। रिवीजन करना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ, मतलब वो चीज एक बार तो देखनी पड़ेंगी ही आपको। ऐसा होता है जैसे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, पीछे पीछे ना ब्लर होता जा रहा है। वो तो तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना रखना पड़ेगा। पड़ेगा आपको, अब हाँ। प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम में बंदा एक्सेल का प्रोजेक्ट करे या एसक्यूएल का करे या स्टैट्स वही तो मैंने पकड़े। बोला ना, शुरुआत से साथ साथ करते चलना था, हाँ, वही तो था कि साथ साथ करते चलते तो फिर दिक्कत नहीं होती ना। एसक्यूएल का भी प्रोजेक्ट हो गया मेरा, लेकिन ओके, वही बात है कि रिवीजन के लिए करते रहना पड़ता है क्योंकि हाँ, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ सब। ओ आप रट्टा मारते हो फिर। जो भी कह तो आप सबका याद करने का तरीका अलग होता है। हाँ, मैं तो लॉजिकली नहीं जा पाती, तो फिर मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि रट्टा मार के याद हम्म। करूँ, फिर वो भूल जाती हूँ बाद में। कोई बात नहीं। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो आउटलायर्स एंड डेटा क्वालिटी का टॉपिक था वो भी खत्म होता है, ठीक है। ठीक है। तो आज हमने काउंट्स, प्रपोर्शंस, ग्रुप स्टैट्स, जी स्कोर, आईक्यू रूल्स एंड मिसिंग डेटा के बारे में, डेटा क्वालिटी के बारे में चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा, ये ना हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का पार्ट होता है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी मैथमेटिक्स या ऐसी स्टैट्स जो कि मेरे डेटा को डिस्क्राइब कर रही है। अभी तक आप देखोगे डेटा को सिर्फ डिस्क्राइब ही कर रहे हैं, ठीक है, डेटा के ऊपर कुछ कर नहीं रहे हम बहुत ज्यादा खास, पढ़ रहे हैं, रीड पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है।
और जो नेक्स्ट के कुछ टॉपिक है वो रहते हैं आपके इन्फ्रेंशियल स्टार्ट्स के। ठीक है, ठीक है, इन्फ्रेंशियल का मतलब कि आप अब डेटा से इन्फर कर रहे हो चीज, अब डेटा को एनालाइज करने वाला पार्ट आ रहा है अभी, डेटा पे काम डेटा पे काम कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, सैम्पलिंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, ठीक है, दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं आएगा, चार ही कंसेप्ट आएंगे इसके। आपके पास आएगी एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है, और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, चार चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम्म, ठीक है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जो मेन आपका सैम्पलिंग कंसेप्ट और सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये दो चीजें आपकी जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी वैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ऑलरेडी आपको इसके बारे में अच्छा खासी नॉलेज होगी प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो हाँ, है ना। प्रोबेबिलिटी बेसिक वही पढ़ना है हमें ठीक है, कि भाई कितने परसेंट ऑफ द चांसेस बन रहे हैं रियल लाइफ में। समझे, ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल स्टार्ट करते हैं। तो इन्फ्रेंशियल में हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, दो तरीके की परसेंटेजेस हम यूजुअली देख रहे होते हैं। ठीक है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, भाई किसी चीज के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कितने ठीक है, चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस है। हम्म, ठीक है, दूसरा होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, ठीक है, कि भाई वो चीज जिस तरीके से मैंने सोची है उसी तरीके से होगी, वो होने के कितने मतलब मेरे को क्या लगता है कि भाई मैं कितना परसेंट श्योर हूँ। समझे, पॉइंट, प्रोबेबिलिटी इज द रियल लाइफ परसेंटेज, हम्म, कि भाई मेरा रियल लाइफ मैथमेटिकली कितने परसेंट चांस बन रहे हैं वो चीज को करने के। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज मेरे को कितने परसेंट चांस लग रहा है कि मैं वो चीज कर लूंगा। मेरा कितना कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस इज बेसिकली भाई। प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम ये कह लो कि आप नंबर्स के थ्रू जाके चांसेस डिसाइड करते हैं कैसे, नंबर से तो भी चलते हैं। है ना। प्रोबेबिलिटी हम नंबर से थ्रू करते हैं, कॉन्फिडेंस जो हमारा होता है, कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा मतलब आता तो कॉन्फिडेंस नंबर से ही है, ठीक है, बट उसके अंदर फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा, तो बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, हाँ, um, second. एक मिनट देना मुझे। किसके पार्ट से करिए, प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस, ये सब इन्फ्लुएंशियल में मतलब टॉपिक्स हैं, पार्ट्स नहीं है किसी चीज के ये। टॉपिक है प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर टॉपिक्स हैं ये, कि भाई टॉपिक भी नहीं सुना, टर्मिनोलॉजी कह लो, ठीक है, कि भाई कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ तो उसके जो जिस तरीके से चीजें बोली जाती हैं वो पता होना चाहिए ना, तो टर्मिनोलॉजीज है ये। ठीक है, ठीक है, तो अभी जब मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास हाइपोथेसिस वगैरह के भी थोड़े से पार्ट आएगा। ठीक ठीक है, है, हाँ, क्योंकि ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी सिंपल है, अब सिर्फ सोचने वाली चीजें, मतलब फॉर्मूलाज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है सर, ठीक है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करते ना। हाँ, और तुम्हें तो सकते हैं ना, हाँ, नहीं है, वही मैं फॉर्मूला, वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी ख्याल से आपके कोई से फॉर्मूलाज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो कंसेप्ट है उनके फॉर्मूलाज जो पाइथन वगैरह से कर रहे हैं उनके में भी नहीं है। ओके, तो मेरे में क्या चल रहा है वो टाइप से रहा है, एक है बट वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, और हाँ, क्या जो स्ट्रक्चर मेरे पास है ना वो पूरा वाला कंपाइल्ड है पूरे, ये वाला नहीं होगा, सिर्फ इतना पार्ट नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, ये तो मैं चैट जीपीटी हाँ, चैट जीपीटी इजीली पूछ सकते हो उससे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं वो इस तरीके के दिखते हैं। हाँ, समझ गई, वो आपका प्रॉपर मेन वाला है, हाँ, वो क्लाउड पे आजकल पूरा दे देता सारा, क्लाउड है ना, क्लाउड ऐप है, क्लॉड, अच्छा, क्लाउड क्लाउड जो भी है, हाँ उसपे पूरा नोट्स आ जाता हाँ है, हाँ हाँ, उसी से कर, ठीक है, नो इशू। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं।
ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 येलो बॉल्स है, ठीक है। ठीक है, 2 रेड बॉल है। मैंने रैंडमली एक बॉल उसमें से पिक करी, मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, मेरे को नहीं पता कौन सी बॉल बाहर आई है, कि मेरे हाथ में अब एक बॉल है, बॉक्स में 9 बॉल्स रह गई, मेरे हाथ में एक बॉल आ गई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि भाई मेरे हाथ में रेड बॉल आने के चांसेस 20% है, कम है, हाँ। 20% है, राइट, ठीक है। बट मुझे लग सकता है कि मेरे हाथ में 95% कॉन्फिडेंस है मेरे को कि भाई रेड बॉल है, ठीक है। ठीक है, 80% कॉन्फिडेंस है मेरे को रेड बॉल है, हाँ। ठीक है। एक्चुअली जो परसेंटेज आती है ये भी कैलकुलेशन से आती है, बट वो फिर एआई वाला पार्ट हो जाता है। अभी हम ये एग्जांपल से हाँ, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ये होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कि आपके में ना एक्चुअली कॉन्फिडेंस का जो नंबर है या कॉन्फिडेंस है वो आएगा भी नहीं, हम्म, बट जस्ट टू डिफर प्रोबेबिलिटी अगर आप किसी और परसेंटेज से अलग हो सकती है, सो वो कंसेप्ट बताने के लिए मैंने सिर्फ बताया, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका मोस्ट प्रोबेबली आएगा भी नहीं, ठीक है। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बताया इसको सिर्फ इसीलिए जाता है क्योंकि आगे चल के हम कॉन्फिडेंस वगैरह के बारे में जब थोड़ी बहुत बात करते हैं तो कई सारे बच्चे कॉन्फिडेंस और प्रोबेबिलिटी को कंफ्यूज कर जाते हैं। पता हो डिफरेंस हाँ, होगी क्या डिफरेंस है। पता होगा इसलिए, ठीक है। ठीक है, इतना बात समझ आया, हम्म, ठीक है। अब आते हैं जो मेन कंसेप्ट है, जो हमारा पहला टॉपिक भी कह लो जिसको, ठीक है। अब हम करेंगे सैम्पलिंग के बारे में बात, ठीक है। ठीक है। सैम्पलिंग बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। भाई मेरे पास 1 करोड़ रोज थी डेटा की, ठीक है। ठीक है, उसमें मेरे को कुछ एनालिसिस करना था, हम्म, ठीक है। अब 1 करोड़ रोज पे जब मेरे को एनालिसिस करना है तो मैं कोई सा एनालिसिस का टूल उठा लूं, एसक्यूएल उठा लूं, पावर बीआई उठा लूं, एक्सेल उठा लूं, मेरे को डेटा का आइडिया लेना पड़ेगा पहले हाँ। कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है, डेटा में कहाँ कहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं, या फिर मेरे जो डेटा में डेट्स वगैरह हैं वो सिक्वेंशियली चल रही है नहीं चल रही हैं, ठीक है। इन सबका काफी अच्छा खासा मेरे को आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये चीज ना जब 10,000 20,000 रोज होती है तब इतनी ज्यादा पता नहीं लगती, जब इतना बड़ा डेटा होता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज कॉज करती हैं ये। हमारे पास जो यू कैन से सैंपल आ रहा है, या फिर सैंपल नहीं, हमारे पास जो बेसिकली मैं जो आइडिया ले रहा हूँ, जो मैं डेटा को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गलत हो, हाँ, हो सकता है। क्योंकि इतने बड़े डेटा पे हम लाइक ह्यूमन बीइंग कैपेबल ही नहीं है इतने बड़े डेटा को प्रोसेस कर पाने की इजीली, हाँ, राइट। तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। ठीक है। यूजुअली हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं प्रिडिक्शंस के, ठीक है, जैसे आप जाओगे हर कंपनी में अलग अलग होते हैं, और जितने भी टूल्स होते हैं ना, ऐसा टूल नहीं है कोई भी जो कि लाइक पब्लिकली अवेलेबल टूल्स होते हैं, ये इंटरनल टूल्स होते हैं, समझ गई। ठीक है। तो हर एक कंपनी अपना अलग अलग टूल्स यूज करती है, हम्म, तो उसके अंदर ना अब टूल है उसका काम यही है कि भाई डेटा में से मेरे को डिस्क्राइब करे उस डेटा को, डिस्क्राइब डेटा है क्या, डेटा किस है चीज क्या, का है, क्या हाँ, रूल्स है, क्या वही, नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। हम्म, बट उस टूल में भी जब मैं 1 करोड़ रोज डाल दूंगा तो भाई एनालाइज करते करते वो बैठा रहेगा, एक एक दिन दो दिन टाइम लगा लेगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक मिनट देना। ठीक है, तो अब भाई मैं ह्यूमन से उसे प्रोसेस नहीं करवा सकता, मैं टूल से प्रोसेस नहीं करवा सकता, तो भाई इतना बड़ा डेटा तो है, करेंगे इसका, यहाँ पे हम यूज करते हैं सैम्पलिंग कंसेप्ट, सैम्पलिंग, ठीक है। जब ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है तब हम सैम्पलिंग का यूज करते बिल्कुल, हैं। मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, मेरी जो छोटी सी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई मेरे पास डेटा इतना बड़ा है कि मैं उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा, समझ गई। डजंट मैटर कि वो 10,000 रोज हो, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है मैं 10,000 रोज को भी प्रोसेस करूं, ठीक है। डजंट मैटर 1 करोड़ रोज हो, मेरे पास नहीं है रिसोर्सेज 1 करोड़ रोज को प्रोसेस करने के, डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। एज अ बिजनेस एनालिटिक्स आपका जो मेन काम रहता है वो यही रहता है कि भाई कंपनी उस चीज को प्रोसेस कर सकती है नहीं कर सकती है, सैम्पलिंग पे जाना है नहीं जाना है, ये सब मैनेज करना है इन सब चीजों को, ठीक है। ठीक है। सो जब मैं सैम्पलिंग की बात कर रहा हूँ तो भाई मैं क्या करता हूँ कि छोटा एग्जांपल लेते हैं, 100 रोज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ठीक है। 100 रोज है, हम्म, ठीक है, उनमें से मैंने लेट से 20% या 30% रोज अलग कर ली, ठीक है। ठीक है। तो जो मैंने रोज अलग करी इनको बोला जाता है सैंपल, सैम्पल, ठीक है। जो रोज बच गई उसको बोला जाता है पॉपुलेशन, ठीक है। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है सिर्फ, ठीक है। अब जो मैंने रोज अलग करी है ना वो जस्ट ऐसी रैंडमली उठा के अलग नहीं करती है, ठीक है। ठीक है, उसके पीछे प्रॉपर मेरी स्ट्रेटजीज होती हैं, हम्म, ठीक है। इन स्ट्रेटजीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। और बहुत बेसिक टर्म में अगर मैं बताऊं तो भाई हर डेटा की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कैसे कि भाई एक डेटा है उसका कुछ एवरेज होगा, है ना, किसी अगर मैं कॉलम की बात करूं एक पर्टिकुलर एवरेज होगा उसका, राइट, उसका कुछ मिनिमम होगा कुछ मैक्सिमम होगा, हाँ, है ना।
कोई जो वैल्यू होगी वो ज्यादा रिपीट हो रही है, कोई कम रिपीट हो रही होगी, है ना। ये होती है डेटा की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब भी हम सैंपल निकालते हैं, हमें ये ध्यान रखना होता है कि भाई जो मेरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज बन रही हैं और जो मेरे सैंपल की प्रॉपर्टीज बन रही हैं वो दोनों सेम हो। एग्जैक्ट सेम ना भी हो तो अप्रोक्स तो हो एटलीस्ट, ठीक है। कि मान लो जो मेरा पॉपुलेशन है उसका मीन 3 आ रहा है, तो जो मेरा सैंपल है ना उसका मीन भी 3 आया तो बहुत बढ़िया है, बट 2.8, 2.9, 3.1 इसी रेंज में आना चाहिए। ज्यादा कम ना हो जाए। हाँ, ज्यादा कम ना हो जाए, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। ठीक है। तो मेरे को, और ये ना सिर्फ मीन के लिए नहीं, हर एक प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली इसको एल्गोरिथम्स के थ्रू किया जाता है, हमें मैन्युअली ये चीज नहीं देखनी होती है, ठीक है। मैन्युअली तो मतलब देखने का देख भी नहीं सकते, टूल्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ सैंपल एंड प्रोबेबिलिटी, सॉरी, सैंपल एंड पॉपुलेशन, ठीक है। कुछ लिखना है अभी तक? लिख लो एक बार आप चीजें। हमने सैम्पलिंग पढ़ ली है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात है बारी है। हमने एक्चुअली आज काफी सारे टॉपिक कर रहे हैं, पता है। एक क्लास और 20 मिनट है, मे बी एक क्लास और ना भी लगे, करके खत्म करते हैं, फिर तो कोई टेंशन है। अब तो लगता है साला हाउस वाइफ ही बेटर है। स्टार्टिंग में एक बार जब सेटल हो रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है चीजें। क्या सेटल सर, मैं तो 6 साल से स्ट्रगल ही देख रही हूँ, पता नहीं कब आएगा सेटल का टाइम। आ जाएगा, कोई बात नहीं। पॉपुलेशन में बेसिकली हमारा जो रेस्ट सैंपल हटाने के बाद डेटा बचता है वो पॉपुलेशन का, मतलब उसको ही पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल जिस डेटा में से निकाल रहा हूँ, जो होल डेटा है, उसको ही पॉपुलेशन ही कहा जाता है। अच्छा, तो सैंपल किसको कहते हैं? सैंपल जो मैं डेटा निकाल रहा हूँ, जो डेटा हम निकाल रहे हैं ना, उसको सैंपल कहते हैं। हाँ। उसमें से बच जाएगा वो भी पॉपुलेशन ही रहता है। जब मैंने सैंपल नहीं निकाला है, मेरा डेटा एज अ होल है, तब भी वो पॉपुलेशन ही कहलाता है। समझ गई, ठीक है। ठीक है, मैं पॉपुलेशन में से ही सैंपल निकालता हूँ, पॉपुलेशन ही बच जाती है। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट? पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं, पॉपुलेशन बचा रहता है। हाँ, ठीक है, ये है मेन कंसेप्ट, लिख लिया सर। ठीक है ना। इसका बेसिकली समझने का ये तरीका है कि भाई मान लो कोई स्टडी हो रही है, उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर कोई स्टडी करनी है, 20-30 लोग लेंगे, 100 लोग ले लेंगे, है ना। अब जो 100 लोग उन्होंने अलग कर दिए, उससे पहले भी उस स्टेट की पॉपुलेशन थी, उसके बाद भी उस स्टेट की जो लोग हैं उनको पॉपुलेशन ही कहोगे ना। हाँ, तो ये सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन। अब सैम्पलिंग के बेसिस पे हम ना थोड़ी बहुत चीजें और देखते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग से पहले मैंने ये तो बता दिया कि भाई प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, ठीक है। इसमें सैंपल साइजिंग आती है, साइज, सैंपल का साइज कितना ले रहा हूं मैं, ठीक है जी। कि भाई 100 में से, जैसे मैंने 20-30 का एग्जांपल लिया था, राइट। तो इस साइजिंग के बेसिस पे आपकी होती है एक थ्योरम विच इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बताती है कि भाई हमारा एक सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा, उस सैंपल पे हम जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। कि भाई सेंस भी बनाती है बात। 100 लोगों में से मैंने 10 लोग लिए, उनके ऊपर कोई स्टडी करी, कंपेयर टू 100 में से 50 ले लिए, उनके ऊपर कोई स्टडी करी, तो ऑब्वियसली 50 में को ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, है ना। यही होती है आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। इससे मतलब मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ जाता है, बट मैथमेटिक्स वाला पार्ट छोड़ते हुए चलते हैं। इसमें देखिए, एक बार देख लेता हूँ फॉर्मूला जो है इसका। पॉपुलेशन डेटा की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए ना सर? सॉरी, सैंपल डेटा निकाला है और जो पॉपुलेशन है, दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए। ऑलमोस्ट होनी चाहिए। ठीक है।
सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब इसको बेसिकली ये समझो कि भाई ये ना टेंड करते हैं n0 to 1 पर, ठीक है। ठीक है। और जो एरो लगता है ना उसको, उसका मतलब बेसिकली होता है टेंड करते हैं। ठीक है। टेंड करने का मतलब क्या होता है कि भाई इसके अंदर अगर चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो एक तरीके से, ठीक है। तो ऊपर वाली जो म्यू, हाँ। सैंपल का मीन, पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। हाँ। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू बढ़ेगी, कोई भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी इसमें सैंपल का मीन अगर बढ़ेगा, है ना, हाँ, सैंपल का मीन अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो जो मेरी एक्यूरेसी कह लो या फिर सैंपल का रिलेशन टू पॉपुलेशन बोल लो, ठीक है, हमारा सैंपल का मीन बढ़ रहा है, राइट, तो वो जो रिलेशन है वो जीरो की तरफ, एंड जीरो की तरफ टेंड ज्यादा करेगा, ठीक है। मतलब वो रिलेशनशिप वीक होगा, ठीक है। अगर मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है हाँ। वो बढ़ रहा है, अगर मेरा पॉपुलेशन का मीन बढ़ रहा है, तो आप देखोगे कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव जानी शुरू हो जाएगी, हाँ। है ना, और नेगेटिव जाएगी तो जब मैं टेंड में बात कर रहा हूं इधर नेगेटिव आ गया तो भी वो डिक्रीज होगा, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा सैंपल का मीन बढ़ रहा है या मेरे पॉपुलेशन का मीन बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में इनका रिलेशनशिप वीक हो जाएगा, खराब हो रहा है बेसिकली। ठीक है, दोनों ही केस में इनका रिलेशनशिप वीक हो रहा है। तो मैं फॉर्मूला के जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पार्ट है, n और 0 1। लेफ्ट लेफ्ट, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, अच्छा स्टैंडर्ड एरर बताता हूँ। स्टैंडर्ड एरर जितना ज्यादा कम होगा रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, वो तो पता ही आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो कम होने पे जो वैल्यू बढ़ती है ना। तो स्टैंडर्ड एरर इज बेसिकली जब मैंने सैंपल और पॉपुलेशन के प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया तो भाई थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही, तो वो जो डिफरेंस आता है उसको एससी कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वेरियस अपन रूट एन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर आप एक चीज क्या देखोगे कि भाई जो मेरा रूट एन है ना, वो टेक्निकली उसके नीचे वाला पार्ट हो गया, बट वो स्टिल डिवीजन में है, राइट। मैं आपको एक छोटी सी कंसेप्ट बताऊं मैथमेटिक्स का। तो देखो जैसे 1/2 लिखता हूँ अगर मैं, ठीक है, और इसको मैं डायरेक्टली पोर्शन बता देता हूँ, सम एक्स, कोई मेरा एक्स वेरिएबल है, उससे मैंने इसको डायरेक्टली पोर्शन बता दिया। तो यूजुअली क्या होता है, ये पूरी वैल्यू अगर बढ़ती है तो एक्स घटता है, ठीक है। अब मेरे को अगर सिर्फ रिलेशनशिप निकालना है इसमें से किसी एक वैल्यू का एक्स के साथ, तो व्हाट आई हैव टू डू इज मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 1/2। इसको जब मैं फ्लिप करता हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाता है ना, तो 1 into 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाला पार्ट आएगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, ठीक है। तो आप देखोगे कि 2 के बढ़ने पर एक्स बढ़ रहा है, 2 के बढ़ने पर एक्स बढ़ रहा है, समझ आया। तो भाई इस पूरी वैल्यू के बढ़ने पर तो एक्स घट रहा था, उधर बढ़ रहा है, सिर्फ 2 के बढ़ने पर एक्स बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि सेंस ये बनाता है क्योंकि इस वाली वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि भाई 1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिंबल भूल गया मैं, कुछ भी कह लो, इनवर्सली ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, एक्स से, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि ये बढ़ रहा था ये घट रहा था, तो भाई ये वाली पूरी वैल्यू बढ़ रही है तो एक्स कम हो रहा है, ठीक है। बट ये वैल्यू बढ़ेगी कैसे, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी कैसे, ठीक है। बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए या डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो ऊपर वाली बढ़नी चाहिए तो नीचे वाली घटनी चाहिए, हाँ, क्योंकि जैसे 1/2 है 0.5 है, 2/2 1 हो गया, 3/2 1.5 हो गया, ऊपर बढ़ने से बढ़ रहा है, या फिर मैं नीचे कम कर दूं 1/2 0.5 है, 1/1 1 आ जाता है, समझ गए ना। तो भाई ये रिलेशन मेरा यहाँ पे जो x 2 के बढ़ने पे x बढ़ रहा था, वो अब देखो 2 के गिरने पे x बढ़ेगा, है ना, समझ गए, सॉरी 2 के गिरने पे x भी गिरेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, बस समझ आई, ठीक है। ये वाला पूरा कंसेप्ट सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि जब आप फॉर्मूला की बात करोगे तो फॉर्मूला में समथिंग जो अपॉन वाला पार्ट है उसके अंदर स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर इज वेरिएंस अपॉन रूट एन, है ना। तो
ये बेसिकली मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दूं, एन के बेसिकली रिलेशन के बोल दूं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बढ़ने पर ये वाला पार्ट भी बढ़ेगा। अब समझ आया कि नीचे वाला पार्ट बढ़ रहा है फिर भी ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हम सिर्फ डिवीजन वाली पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएंस अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। बट अगर रूट एन की वैल्यू मेरी बढ़ेगी तो रिलेशनशिप बढ़ेगा, ठीक है। और जो एन है दैट इज माय सैंपल साइज। समझ आया कंसेप्ट, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे वर्क कर रही हैं चीजें, है ना। ये है छोटा सा कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल लिमिट, क्लियर है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी हो गया। इसके साथ हमें क्या करना था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं एक हिस्टोग्राम प्लॉट करूं, ठीक है, मान लो मैंने एक कोई डेटा था मेरे पास, ठीक है। इसमें से मैं जितने मर्जी चाहूँ उतने मर्जी सैंपल निकाल सकता हूँ, मैंने 1000 सैंपल निकाल लिए, ठीक है। डजंट मैटर डेटा के अंदर 100 रोज थी, 200 रोज थी, हमने मैं 1000 सैंपल निकाल लिए। अब इस 1000 सैंपल का मैंने हर एक सैंपल, मेरे पास 1000 मीन की वैल्यू हो गई, उस पे मैंने एक हिस्टोग्राम प्लॉट किया, ठीक है। सिंपल, बेसिकली मैं देखना क्या चाह रहा हूँ, मैंने 1000 सैंपल निकाले, इन 1000 सैंपल की प्रॉपर्टीज मैंने प्लॉट कर ली, ठीक है। तो ना कुछ इस तरीके का इसका हमेशा ग्राफ बनेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, मैंने कल भी बताया था, सेंट्रल में आते आते, अच्छा नहीं आपको नहीं बताया था शायद से, ये वाला पार्ट बता रखा है मैंने, सेंट्रल में हमेशा पीक बनती है, लास्ट में आते आते कम होते चल जाएगा, बताया था ना। सेंट्रल में पीक बनती है फिर साइडों में कम हो जाते हैं, ठीक है। ये इसलिए बनती है क्योंकि सैंपल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने 1000 बार किया, 5000 बार किया, 10,000 बार किया, जितने मर्जी बार करूँ, हमेशा इसी तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। मेरे पास मैक्सिमम सैंपल्स ऐसे आएंगे जो कि डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम सैंपल्स मेरे पास इस तरीके के आएंगे जो कि भाई मेरा जो मीन है या कुछ भी देखो वो इन्हीं बाउंड्स के बीच में होगी, ठीक है। मैक्सिमम सैंपल्स मेरे पास इस तरीके के आ रहे हैं जो डेटा को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रॉपर्टीज को अच्छे से इनहेरिट किया, इसलिए वो वहां पे ग्राफ अप चला गया, इसलिए, ठीक है। बट कई सारे सैंपल्स ऐसे भी आएंगे जो कि भाई डेटा से बहुत ज्यादा, जैसे हमें ये पता लगता है कि हम भाई एक सैंपल निकाल के रैंडमली नहीं उसको बस मान सकते कि हाँ डेटा की प्रॉपर्टी सेम भी है, देयर आर चांसेस की प्रॉपर्टीज वेरी भी कर जाए, ठीक है। तो हमेशा हम अच्छे खासे अमाउंट ऑफ सैंपल्स निकालते हैं, ठीक है। जो उनसे सैंपल सबसे ज्यादा क्लोजली सैंपल करते हैं, सिर्फ उन सैंपल्स को यूज किया जाता है फिर आगे। जैसे हमने मीन के बेसिस पे उनका हिस्टोग्राम प्लॉट किया, तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि इस डेटा के लिए ये अब जा रहा ग्राफ, तो हम यही डेटा यूज करेंगे, राइट। ये वाले सैंपल्स यूज करेंगे, ये वाले सैंपल, सॉरी, हाँ, सैंपल्स के जो, ठीक है, ये वाले सैंपल्स यूज करेंगे, इनको इग्नोर करेंगे, ठीक है, ठीक है। दिस इज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। 10 मिनट रुको, आपके स्टार्ट आज खत्म ही कर देते हैं, ठीक है सर। फिर बहुत छोटा सा पार्ट बचा है हमारे पास, वही नेक्स्ट वीकेंड से जल्द स्टार्ट कर देंगे, छोड़ो क्या ऑनलाइन क्लास होंगे, फिर आप ही कराओगे सब, ठीक है। हो गया, ओके। अब इसके बाद ना मेरे पास जो एज अ बिजनेस एनालिटिक जो स्ट्रैटेजी रिक्वायरमेंट होती है उसका लास्ट पार्ट आता है, ठीक है। इस लास्ट पार्ट में हम हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस समझते हैं क्या होती है, ठीक है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, बेसिक समझते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस नाम से पता लग रहा है कि भाई बेसिकली मेरी एक सोच, ठीक है, मैंने कुछ सोचा, वो एक हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। अब जब मैं स्टार्ट की बात करता हूँ या बिजनेस एनालिटिक्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो व्हाट वी हम हाइपोथेसिस बनाते कैसे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं भाई मैं रैंडमली बैठ के सोच रहा हूँ, कुछ भी बना दे, हाँ, कुछ भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। मैंने अपने डेटा को एनालाइज किया, जितने भी बस एनालाइज करने की कैपेबिलिटीज थी, मैंने विजुलाइज किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, मैंने डिफरेंट बेसिस बनाए, कुछ भी किया, जितने भी मैंने टूल्स पढ़े, जितना भी सब कुछ पढ़ा, सब कुछ लगा के मैंने एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करके मेरे पास एक रिजल्ट आएगा,
राइट। हाँ। मैं बताता था कि भाई जब भी आप एनालाइज करते हो लास्ट में आपको उसके फाइंडिंग्स बतानी होती है, ठीक है, कि भाई इसकी समरी क्या है, आपने फाइंड क्या किया एनालाइज करके, हाँ। राइट, बस रिजल्ट आएगा। उन रिजल्ट्स को ही एक्चुअली हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। ठीक है। जब हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में यही डिफरेंस है कि डेटा एनालिटिक्स सिर्फ हाइपोथेसिस देता है, डेटा साइंटिस्ट वेरीफाइड हाइपोथेसिस देता है, हाँ जी। ठीक है। तो जब हम हाइपोथेसिस बना लिया हमने, ठीक है, उनको बेसिकली हम हाइपोथेसिस कहते हैं, एंड उसको टेस्ट करना कि ये हाइपोथेसिस वैलिड है या नहीं है इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्टिंग। ठीक है। सिंपल टर्मिनोलॉजी हाँ। समझ आया, ठीक है, लिख लो फिर। डेटा एनालाइज करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि हमने जब डेटा एनालिसिस वाला पार्ट अगर आप उठा के देखो तो उसके अंदर कोई मैथ्स थोड़ा ना लगाया, कुछ प्रूव थोड़ा ना किया है। मैंने क्या किया, डेटा देखा, ग्राफ बनाया, मेरे को दिखी चीजें, उसके हिसाब से मैंने ही तो इन्फर किया, हाँ। मैंने तो बनाई चीजें, कोई ऐसे मैथमेटिकली प्रूफ थोड़ा ना वो किया मैंने कुछ, हाँ। है ना। तो इसलिए उन्हें हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। ठीक है। और उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, सिंपल। लिख लो, बस बताते हैं आगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथेसिस हमारे पास दो तरीके की होती है, मतलब दो तरीके की भी क्या कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, हाइपोथेसिस में तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, हाइपोथेसिस तो जो मैंने बताया बस, करना, चार्ट बनाना, पिवट बनाना, जो भी है हाँ, सब वो हाइपोथेसिस बन जाती है उससे, ठीक है। ठीक है। हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होती है उसमें थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग आती है, ठीक है। अब ना व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनालिसिस तो उसके अंदर रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है, लाइक जो भी आपकी जॉब होगी उसका ऑलमोस्ट 40% जस्ट रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, 40% वही काम होता है। तो आपको ना हर एक चीज को रिप्रेजेंट कैसे करना है उन डॉक्यूमेंट्स में वो आना चाहिए, ठीक है। तो जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो तो उससे पहले आपको डिफाइन करना है कि आप क्या टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखते हो कि भाई H0 या HO, ठीक है, दिस इज माय ओरिजिनल हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब इसको ओरिजिनल हाइपोथेसिस मतलब बोलो, बेसिकली मेन हाइपोथेसिस जो मेरी हाइपोथेसिस है, या तो आपने एनालाइज किया किसी और ने एनालाइज करके आपको दिया, लेकिन जो ये है हाँ वो दैट इज हाइपोथेसिस, ठीक है। अब मैं ना एक हाइपोथेसिस अज्यूम करता हूँ, ठीक है, कि भाई जो मेरे पास डेटा है उसका ना मीन 3 है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि भाई x बार जो है इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये होती है मेरी हाइपोथेसिस, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे सेल्स जनवरी में गिरेगी, या फिर हम डिस्काउंट्स कम दे रहे हैं, हमारे डिस्काउंट का परसेंटेज सही होना चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकती है ये, ठीक है। मैंने अभी एक सिंपल सी जिम की है, क्योंकि मैंने डेटा को देखा, मेरे को 3 बहुत ज्यादा दिख रहे थे, मैंने बोल दिया इसका मीन 3 आएगा, ठीक है, ये मेरी हो गई हाइपोथेसिस। अब टेस्टिंग से के लिए आपको बनानी पड़ती है एक एंटी हाइपोथेसिस, ठीक है, आपको डिफाइन करनी पड़ती है एक एंटी हाइपोथेसिस, ठीक है। वैसे तो इसका एज सच टेस्टिंग में कुछ काम नहीं होता, पर डिफाइन करनी होती है, जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसकी अपोजिट हो जाती है, इसको निगेट कर देते हो आप, ठीक है, बेसिकली इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। इसको रिजेक्ट कैसे करोगे, नहीं, जो मैंने बोला कि भाई मीन 3 है, हाँ। आपको रिजेक्ट करना है, कैसे करोगे, फाइंड करके कि 3 नहीं है, आप आपको मेरे से बेसिकली अपोजिट बोलना है, तो क्या बोलोगे, सिंपली 3 नहीं है, हाँ वही, है ना, फाइंड करने के वगैरह नहीं, सिंपली निगेट कर दो, अच्छा ठीक है, ठीक है, फाइंड वगैरह कुछ नहीं करना अभी, अभी हम एंटी हाइपोथेसिस बना रहे हैं, ठीक है, इसमें सिंपली निगेट कर देते हैं हम हाइपोथेसिस को, ये नहीं है, तो एंटी हाइपोथेसिस विल बी कि x बार इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, आपने ओरिजिनल हाइपोथेसिस बनाई, आपने एंटी हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। अब वैसे अगर आप प्योर स्टार्ट में देखोगे तो 5 तरीके की हाइपोथेसिस बनती है, मतलब एक तो ओरिजिनल होती है, एक एंटी होगी, 3 और हमें बनानी पड़ती है,
बट एज अ बिजनेस एनालिटिक्स होता है, इतनी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यही है। मेनली दो यही है, ठीक ठीक है। अब आप करते हो टेस्ट। हम्म, टेस्ट हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, ठीक है ठीक है। एक होता है 1 सैंपल टेस्ट, ठीक है 2 सैंपल टेस्ट, 6 सैंपल नहीं टी स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर, स्क्वायर हाँ टी स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। हम्म, अब ये ऐसा नहीं है कि आपने पहला टेस्ट किया फिर दूसरा टेस्ट करोगे फिर तीसरा टेस्ट करोगे, ऐसा नहीं है। जो आपकी हाइपोथेसिस है हम्म, वो इन तीनों में से किसी एक टेस्ट से ही वेरीफाई की जा सकती है, ठीक है ठीक है। तो आप अपनी हाइपोथेसिस के हिसाब से अपना टेस्ट चूज करते हो, ठीक है ठीक है। कि भाई अगर मैं वन सैंपल टेस्ट की बात कर रहा हूँ जब सबसे पहले, ठीक है। हम्म, वन सैंपल टेस्ट में सिंगल वेरिएबल के ऊपर वर्क किया जाता है हमेशा, ओके ठीक है। इसके अलावा सिंगल वेरिएबल ही हम्म, है ना, एक्स बार की बात ही कर रहा हूँ मैं, हाँ तो ये इसके लिए बेस्ट है वन सैंपल टेस्ट, 1 सैंपल टेस्ट ओके ठीक है। ठीक है अब ये कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उस सब में मत जाओ, ठीक है। सॉफ्टवेयर वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है बाकी आप इसको सिंपली एक्सेल वगैरह में भी टेस्टिंग कर सकते हो, ये सब एक्सेल में भी अवेलेबल होते हैं, ओके ठीक है। बाकी आपको मेन चीज है समझना, ठीक है ठीक है। अच्छा, वन सैंपल टेस्ट करो, 2 सैंपल टेस्ट करो, चीज को टेस्ट करो, कोई भी टेस्ट करो, आपके पास ना जो डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू आती है, जो जिस वैल्यू के बेसिस पे आप जज करते हो, उसे कहते हैं पी वैल्यू, ठीक है ठीक है। उसे कहा जाता है पी वैल्यू। और सिंपल सा रूल क्या है कि भाई अगर पी वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन आ जाए 0.05 से, पी वैल्यू इज स्मॉलर देन अगर 0.05, तो हमारी जो एंटी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट हो जाती है। और ज्यादा आ जाए तो ज्यादा आ जाए तो, ओरिजिनल वाला हाँ ज्यादा आ जाए तो 0.05 से हमारी एच 0 से हो जाती है। ये बेसिकली मेथड है पूरा, जब आप इसको रिविजन करते हो ना, तो भाई आप पहले बताते हो कि भाई ओरिजिनल हाइपोथेसिस ये थी, मैंने इसको निगेट करके एंटी हाइपोथेसिस ये बनाई, ठीक है। अब क्योंकि इनमें सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा था, तो इसलिए मैंने वन सैंपल टेस्ट चूज किया। ठीक है वन सैंपल टेस्ट परफॉर्म करने पे मेरे पास टेस्ट वैल्यू, मतलब बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज आती हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर का पता लग जाएगा। तो टेस्ट वैल्यू ये आई, पी वैल्यू ये आई, ठीक है। फिर मैंने पी वैल्यू को जज किया, पी वैल्यू क्योंकि 0.05 से एक, बेसिकली इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, आप कभी भी 0.05 मेंशन नहीं करते, इसको इस तरह से कहा जाता है क्योंकि पी वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम थी, तो इसलिए ये हाइपोथेसिस, ओरिजिनल हाइपोथेसिस मेरी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। एंटी हाइपोथेसिस ठीक होती है ये नहीं बोलते, ओरिजिनल रिजेक्ट हो गई है, ओरिजिनल रिजेक्ट ठीक है। ठीक है मतलब देखो ओरिजिनल रिजेक्ट होगी तो वही एंटी बनती है, हाँ लिखने में इस तरह की ओरिजिनल रिजेक्ट हो गई है। हाँ अगर पी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो भाई क्योंकि मेरा जो पी वैल्यू थी वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर थी, तो इसलिए मेरी ओरिजिनल हाइपोथेसिस सही है, ठीक है ठीक है। हम्म क्लियर है, हाँ पी वैल्यू सब समझ आया, हम्म ठीक है। तो ये सेकंड हाँ सैंपल ये सैंपल आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा समझ आया, हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाइपोथेसिस और एंटी हाइपोथेसिस ना उनके नीचे लिख लेते हैं, ताकि पता लग जाए हर एग्जांपल में किस तरीके की वो होती है, ठीक है। तो इसके लिए तो एंटी वगैरह क्या लिखना है, वो समझ गया ना एंटी कैसे वगैरह है ना। तो मैंने सिंपली एक्स बार इक्वल टू 3 लिख दिया, ठीक है। ये बार है सिंपल, ठीक है। इस तरीके की हाइपोथेसिस वन सैंपल टेस्ट में होती है, ठीक है। जब मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे एक हाइपोथेसिस बना रखी हो मैंने, तो वो आती है टू सैंपल टेस्ट के अंदर, ठीक है। 2 3 4 5 जितने मर्जी की बात हो रही हो, ठीक है। लेट्स से मैंने क्या कहा कि भाई पेंगुइन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेंगुइन्स का एक डेटा सेट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेल पेंगुइन्स हैं, ठीक है, उनका बॉडी मास, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मास ऑफ, मतलब मेल पेंगुइन्स का जो बॉडी मास है उसका एवरेज, ठीक है, इक्वल टू है मास ऑफ फीमेल्स का एवरेज। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई पेंगुइन्स में जितने भी हमने टेस्ट किया, जितना मैं डेटा था उसके अंदर दोनों का ऑलमोस्ट सेम, हाँ ऑन एन एवरेज सेम है, ठीक है। ये कहना चाहता हूँ। इसके अंदर दो मेरे पास वेरिएबल्स आ गए, कौन कौन से, मेल और फीमेल नहीं वेरिएबल्स ना एम और एफ वेरिएबल्स कॉलम्स होते हैं, हाँ कौन से दो कॉलम यूज कर रहा हूं मैं इसमें, दो कॉलम्स कौन से हैं दो ही तो कॉलम्स है एक मेल पेंगुइन का फीमेल पेंगुइन मेल और फीमेल तो जेंडर नहीं हो गया सिंपल कॉलम, मास मास, हाँ ठीक है। फिर दो चीजें यूज कर रहा हूं मैं, हाँ एक जेंडर कंपेयर कर रहा हूं उसको ऑन द बेसिस ऑफ मास, ठीक है ठीक है। जब मेरे पास इस तरीके की हाइपोथेसिस आ जाए, या फिर मैं बोल दूं कि भाई
मेल पेंगुइन्स जिनकी एज इतने टाइम से कम है उनका मास लेके फिर मैं कंपेयर कर लूं, तो ठीक है। 3 आ गए इस तरीके से, हाँ, है ना? 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, जितने maximum मर्जी आए। कितने आ ठीक है, सकते इन दी एंड सॉल्व तो 2 ही होने हैं। हाँ, आप कितने मर्जी पैरामीटर जोड़ लो, ठीक है, आपके पास टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस बढ़ जाएंगी, हाँ, बट सॉल्व 2 ही होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको 2 सैंपल टेस्ट बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, आप जितने मर्जी की बात करो, इन दी एंड वो हाइपोथेसिस में 2 में ही कन्वर्ट होंगे। एक टाइम पे 2 ही सॉल्व हो सकते हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हो। वो कन्वर्ट मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप एक ऐसी इक्वेशन बना दो, एक ऐसी हाइपोथेसिस बना दो जिसमें एक बार में 2 से ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहे हो। ओके, पॉसिबल ही नहीं है ये तो, एक बार में हाँ, सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हो सकता है। ठीक है, और मैं इसमें एज भी कंसीडर कर लूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई अगर एज मैंने 18 से छोटा और बड़ा ले लिया, ठीक है। ठीक है, तो 18 से छोटे के लिए सेम इक्वेशन बन जाएगी, हाँ, 18 से बड़े के लिए सेम इक्वेशन बन जाएगी। जब हम्म, सॉल्व करने आओगे सॉल्व करते रहेंगे, यही इक्वेशन बची आपके पास। तो मेरे लिए यही यूज होनी है। ये एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जांपल मैं हाँ वैसे इसी एग्जांपल की बात कर रही हूँ। हाँ, इस एग्जांपल में लास्ट में यही इक्वेशन यूज होगी हम्म, आपके पास। ठीक है। ठीक है, आप और कंडीशन डाल दोगे, इसके ऊपर फैक्टर्स बन गए, उनकी दो अलग आएंगी, जो इक्वेशन आएगी वो यही आएगी। हाँ, ठीक है, ठीक है ना, मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास ज्यादा वेरिएबल्स को डाल पाना। ठीक है। ठीक है, तो 2 सैंपल टेस्ट हो गया इस तरीके का। 2 ठीक है, अब जो चीज को टेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हमने इसमें न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल सब कवर कर लिया। ठीक है, 2 3 4 जितने मर्जी वेरिएबल कवर कर लिए, है ना? चीज को के लिए क्या बचा? हाँ, क्या बचा? इसके लिए बचा कि अभी तक जब हम 1 सैंपल में या 2 सैंपल में बात कर रहे थे, तो जितने भी हम यहाँ पे हाइपोथेसिस बना रहे थे, ये सारे ना डिटर्मिनिस्टिक हाइपोथेसिस है। ठीक है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब होता है कि भाई मैंने इक्वेट कर दिया या ग्रेटर देन बोल दिया या स्मॉलर देन बोल दिया, राइट? ठीक है। प्रॉपर रिलेशन बता रहा हूं मैं, हाँ, है ना? एक प्रॉपर रिलेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने इक्वल टू बोला था, हाँ, मैं सिंपली इसको स्मॉलर देन 3 भी बोल सकता हूँ, हाँ, है ना? एक प्रॉपर रिलेशनशिप बता रहा हूं मैं। वैसे तो इक्वल टू पे ही ज्यादा रहते हैं हम, ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉपर रिलेशनशिप बता रहा हूँ। ऐसी हाइपोथेसिस जिसके अंदर लेट्स से मेरे को पता है कि ये दोनों रिलेटेड हैं, बट कैसे वो नहीं पता। समझ गई। ठीक है, इनको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक है। इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वी यूज ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल टाइटैनिक वाला ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, टाइटैनिक वाले में मैं बोल रहा हूँ कि भाई सर्वाइवल रेट ऑफ पैसेंजर डिपेंड्स डिपेंड्स नहीं है, वो बोलते हैं डिपेंड्स बोल लो आप, चलो कोई नहीं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन जेंडर। ओके। ठीक है, कैसे क्यों क्या रिलेशन है नहीं पता, हाँ, डिपेंड करता है बस। जेंडर के बेसिस पे सर्वाइवल। हाँ, ठीक है, नेगेट कैसे करोगे? सर्वाइवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर, हाँ, इसे नेगेट कर दोगे, एच ओ एच ए बनाना आ गया, हाँ, है ना? इस तरीके के हाइपोथेसिस को जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो वी यूज ची स्क्वायर ची टेस्ट। स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। ठीक है, समझ आया? हाँ, क्लियर है? नोट करना है कुछ कर लो। तो जब p is greater than 0.05 then original P 0.05 से बड़ा है, हाँ, तो हमारी जो ओरिजिनल एच ओ थी वो सही है, और एच ए ठीक है। क्या आपने original h is correct when p is 0.05 बड़ा होता है। क्या लिखा है? वो P इज ग्रेटर देन लिखा है, 0.05 इज ग्रेटर देन हुआ ना। smaller than तो मतलब उल्टा लिख रहे हो। h। हाँ, ठीक है, स्टैट्स खत्म। खत्म हो गया। ये लास्ट पार्ट था आपका स्टैट्स का। स्टैट्स खत्म, ठीक है, इसको लागू करना है। तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, स्टैट्स खत्म हो गया, उसके बाद हमारा एचएल स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है। ठीक है, एचएल को करने में भी वही जो मैंने बताया, पाइथन के साथ साथ एचएल खत्म हो जाएगा।
ठीक है, वीकेंड पे हम क्लास थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड भी कर लेते हैं ना, कोई इशू नहीं होता। ठीक है सर, ओके मिलते हैं ओके ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो छुट्टी है। नहीं, मैसेज आ गया। मेरे को कल मैसेज आया उसका, अच्छा तो पूछ रही थी कि क्या बोलता है इसका। इसमें इसने मुझे क्रिएट टेबल का कुछ स्क्रीनशॉट लेके भेजा। अच्छा और कह रही है डेटा इंपोर्टिंग ये होता है। मैं वो डेटा इंपोर्टिंग कैसे होगा, उसमें ऊपर क्रिएट टेबल लिखा है, वो आप टेबल क्रिएट करते हो। अच्छा, मेरे को भी भेजा था इसने। अच्छा, आपका वाला मैसेज का जो आपने रिप्लाई किया वो देख के ही मे बी इसने मेरा वाला मैसेज डिलीट कर दिया होगा कि अच्छा हाँ, मतलब जब इसका मैसेज मेरे पास, हो सकता है हाँ कि हम दोनों का मैसेज किया हो हाँ, और आपने नहीं किया, मैंने रिप्लाई नहीं किया था। हाँ तो उसने आपको डिलीट कर दिया। हाँ फिर मैंने कहा डेटा इंपोर्टिंग नहीं होता है, ये टेबल क्रिएशन हो गई। हाँ। हम टेबल क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपने वैल्यू स्टोर्ड एंड वो सब हम्म, दी है। तो मैंने कहा डेटा इंपोर्ट तो फ्लैट फाइल में, जो भी Flat डेटा file में पे, से हाँ आता है जी। उस पे क्लिक करोगे, टास्क में जाके फ्लैट फाइल पे जाके करोगे। हम्म, तो कह रही तो वो तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड होता है ना। तो मैंने कहा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजार्ड से ही तो डेटा इंपोर्ट हाँ होता है। तो कह रही ब्रो मैं पूछ रही हूँ इंपोर्टिंग क्या होती है। तो डेटा मैंने इंपोर्टिंग उसको वही तो। चैट जीपीटी में सर्च किया, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, फिर मैंने उसको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजा, तब तक उसका यकीन हुआ। मैं कह रहा था कि मेरे को भी मैसेज किया था उसने। हाँ फिर मुझे पूछने के लिए किया हाँ व्हाट्सएप। नहीं, हाँ उसने यही डेटा इंपोर्टिंग का ही पूछा था। हाँ मैं एक्चुअली मैसेज तो देख लिया था, मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया था, मैं कहीं बाहर था। ठीक है, तो फिर मैंने रात में जब घर पे आया तो मैंने देखा तो डिलीटेड था, तो मैंने कहा चलो पता लग गया होगा। मैंने बताया हाँ उसको। अगर एक ही मेथड जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड होता है, हाँ बाकी या तो फिर आप पहले ही लिख के कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि हमारा प्रोसेस इजी है। तो तब मानो तो जब मैं उसको ये स्क्रीनशॉट लेके भेजा तब अगर मेरी स्किल्स पे शक करती है। चलो ठीक है सर, ओके मिलते हैं बाय बाद बाय। में। ओके बाय बाय।